ठीक है, 12th क्लास में आप हो, तो 12th क्लास की आप शुरुआत करने जा रहे हो आज से। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है यहाँ पे, दैट इज कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैथ्स के कितने पार्ट होते हैं? मैथ्स में एक पार्ट होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में 3 टॉपिक होते हैं। पहला होता है आपका मैट्राइसेस, दूसरा है डिटर्मिनेंट, एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटा पार्ट है अलजेब्रा, क्योंकि मेजरली जो अलजेब्रा के मेन पार्ट है लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, ये सब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा। आज की मैं आपको घटना बताऊंगा। जब ऑफलाइन सेशन में ले रहा था शाम को, तो कुछ चीजें अभी मैं आपके साथ भी करूंगा, वो चीजें आपको आएंगी तो आप देखोगे। तो किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि सर बाइनोमियल थ्योरम तो 30% रिडक्शन में हट चुका था। तो बाइनोमियल थ्योरम तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में, और अभी आप कुछ पढ़ा रहे हो तो बाइनोमियल का यूज कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्लास 11th में बोला था कि चाहे 11th में कुछ भी रिड्यूस हो जाए ना हो, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ यूज आपको 12th में आएगा। इसलिए हमने आपको सब कुछ ही पढ़ाया था 11th के टाइम में। बोला था कुछ भी आप इसमें रिड्यूस्ड मान के मत चलो। 12th का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है वो है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजर क्वेश्चन बन के आएंगे यहां से आपके 9 to 10 क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। ऐसा बोला जाता है मैथ्स में कुछ मत करो, खाली कैलकुलस कर लो तो भी गाड़ी पार हो जाएगी मेंस की। राइट, तो कैलकुलस आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्शन है। राइट, तो कैलकुलस एक्चुअली किसको बोलते हैं? तो इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन फंक्शन। आज इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपकी लिमिट्स से लेकर के डिफरेंशिएबिलिटी तक, यानी कि मैं पूरा ही नाम बता दूं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लिमिट आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है और 12th में आपका एज सच लिमिट का पोर्शन है नहीं। लेकिन जो 11th में लिमिट था वो बहुत ही प्रिलिमिनरी पार्ट था। मतलब उस पार्ट से कोई क्वेश्चन जेई लेवल पे आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। और आपको 12th के सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दिया है। यही चीज मैं आज शाम को ऑफलाइन क्लासेस में भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है मैथ्स ही है आपका। क्योंकि फिजिक्स में जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट सिलेबस है, केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन मैथ्स पे इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि इसको अंडरस्टैंड करना कि किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है आपके लिए मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको कुछ चीजें हमारी ब्लाइंडली फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये लिमिट्स आपको दोबारा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। ये सबसे इजी पार्ट है। चौथा जो होता है जिसको हम बोलते हैं एओडी, दिस इज वन ऑफ द, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट। यहां पे आपकी आके एनसीईआरटी की बुक 1 खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बुक 2 का पार्ट है, लेकिन चूंकि मैं आपको अलजेब्रा कैलकुलस इसके हिसाब से बता रहा हूं तो बता रहा हूं। यहां पे आपके एनसीईआरटी की बुक 1 खत्म हो जाती है। इसके बाद आपका चालू होता है कैलकुलस का अगला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पार्ट चालू होता है इंटीग्रेशन, देन एओआई। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड लास्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना आपका कैलकुलस खत्म होता है। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज जेई मेंस का यहां से बन करके आएगा। राइट, आप सिलेबस जरूर नोट कर लेना एक बार 12th का, क्योंकि सिलेबस की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस को मैं अभी और डिटेल में एक बार और भी कराऊंगा। कुछ डिफरेंट पार्ट भी अभी आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में अगली चीज जो होती है यहाँ पे कैलकुलस खत्म हो गया। अब कैलकुलस खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, इसके बाद ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद अगली चीज जो होती है वो होती है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D जो है वो कंपैरेटिवली, ठीक है, वेक्टर एंड 3D जो है वो कम टफ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है,
लेकिन जो लेवल एनसीईआरटी का है वही लेवल जेई मेंस का है। जो लेवल एनसीईआरटी का है वही लेवल जेई मेंस का। अगर आप एनसीईआरटी, अगर मेरे से पूछोगे कि एनसीईआरटी किन चैप्टर्स के लिए अच्छी है, तो मैं बोलूंगा वेक्टर 3D के लिए अच्छी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी भी नॉर्मल करोगे तो आपका काफी हेल्प हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के लिए एनसीईआरटी अच्छी है, ठीक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के लिए एनसीईआरटी ठीक है, राइट। तो ये टोटल पार्ट आपका टोटल क्लास 12th का सिलेबस है। कंपेयर टू 11th कम है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमने हमारा टोटल सिलेबस देख लिया, तो जो हमने कैलकुलस का पार्ट जो रिलेशन फंक्शन लिखा है, ये रिलेशन फंक्शन बोलने के लिए तो एक चैप्टर लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आएंगे। कैसे आएंगे, कैसे हम इसको पढ़ाएंगे? सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, सेट थ्योरी। अगर सेट थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो आप परेशान होंगे। आज मैं सेट थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं। हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो एकदम सीक्वेंस में चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 12th का सीबीएसई भी खत्म होगा, उसकी टेंशन मत लो। एनसीईआरटी हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। इस बार बहुत सारे नए प्लान है, नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन हो, लेकिन प्रैक्टिस सेशन आपके लिए इस बार बहुत यूनिक होने वाला है। बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस सेशन हमने प्लान किया है, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेट थ्योरी होगा, और जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि जो लोग कंप्लीटली ऑनलाइन ले रहे हैं, डिस्टेंस पे हैं, डोंट वरी, क्योंकि हम लोग एक ऑफलाइन का बिल्कुल सिस्टम आप क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी तो नहीं, कोविड थोड़ा फैला हुआ है, बट आफ्टर कोविड जुलाई अगस्त से। तो अवर टारगेट इज टू गेट यू सेलेक्टेड, ठीक है। पहली चीज सेट थ्योरी हो गई। सेट थ्योरी के बाद अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन के बाद वैसे तो मेरे को सीधे फंक्शन लिखना चाहिए, लेकिन मैं फंक्शन को भी डिफाइन कर दे रहा हूं। इन इक्वालिटी जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, इसको हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे, बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आएगी इन इक्वालिटी, फंक्शन कुछ घुसेगा इन दिमाग में, ठीक है। तो इन इक्वालिटी फंक्शन ही बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ना सब कचरा कर दिया है, सबकी दो दो लाइन दे दिया है, तो अब बोलने के लिए वो सिलेबस का पार्ट भी हो गया, लेकिन डिटेलिंग कहीं पे नहीं। तो डिटेलिंग हम आपको करवाएंगे। इसके बाद में आपका आता है पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन आपका आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो जो है वो क्लास 12th के सिलेबस का एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन हम इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो क्लास 11th का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तीन चीजें तो क्लास 11th की आपके हाथों हाथ रिवाइज हो रही है, ठीक है। रिलेशन क्लास 12th में ज्यादा डिटेल में है, ठीक। याद करो जब क्लास 11th में हमने इसको पढ़ा था, तभी मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर पूरा 12th में रिवाइज होगा। इनवर्स ट्रिगो 12th का पार्ट एक अलग चैप्टर है, जो इसी चैप्टर के साथ में खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद में आपका आता है मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको नोट कर लेना बेटा, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स, आपको ना किसी बुक में अच्छे से नहीं दी हुई है ये बातें, ठीक है। किसी भी बुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक जगह पे सारी चीजें इकट्ठा नहीं है, राइट। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको नोट्स फॉर्मेट प्रॉपर बनवा सके। इसलिए मैं आपको ये चीजें नोट करवा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कितने डिफरेंट पार्ट पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्कशीट में आपको दूंगा, जो डीपीपी दूंगा, ये पूरे सबकी अलग अलग दूंगा। खाली डीपीपी डीपीपी के यहाँ पे हम 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे, बिलीव मी। और बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर, और हमेशा 12th के स्टूडेंट को हम लोग यही बोलते हैं, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी 12th समझ में आ गई। उसके बाद 12th के मैथ्स में कोई दम नहीं। 1-1.5 महीने का टाइम लगता है इस चैप्टर में, उसके बाद 12th के मैथ्स में कोई दम नहीं। पूरा 12th का मैथ्स बहुत ईजी है, और अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो 12th का मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ में आने का। चाहे आप डिफरेंशिएशन पढ़ो, वहां भी फंक्शन का यूज है। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? फंक्शन का ही तो करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये पूरे 12th का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप ऑफ फंक्शन। बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं इससे जेई में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं इनवर्स, राइट, इनवर्स एंड कंपोजिट। इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पार्ट हमको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते, ठीक है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये
ये आपको मैं बार बार बोलूंगा, ये चैप्टर बहुत यूनिक है, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। पूरे 11th 12th में जितना आपने मैथ्स पढ़ा है, कॉन्सेप्ट खाली इसी चैप्टर के अंदर है, बाकी जगह सिर्फ टेक्निक्स हैं, सॉल्व करने की स्पीड है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर बहुत घुस घुस के कॉन्सेप्ट है, और हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। आप कभी भी जेई के लिए पढ़ोगे, कहीं से भी चले जाओ, किसी से ही पूछो, हर बंदा यही बोलेगा आपको कि सर ये चैप्टर नहीं हुआ। और काफी 11th के चैप्टर भी देखना, इसके समझ में आने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे, बनने लगेंगे। इतनी बातें हमने करी। अब देखो, इसका जो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया, क्लास 11th में आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो सेट थ्योरी पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि, क्योंकि सेट थ्योरी का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या थी कि हमने बोला कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके आप 11th में पढ़े हो, एक तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, जो इस तरीके से लिखा जाता है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सवाल, ये सेट का डेफिनेशन है, लेकिन अगर अभी भी मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ये लिखता हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जैसे लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं ये लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे सर सेट है, नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो, जिस चीज का सेट है, सेट किसी एक पर्टिकुलर चीज के डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन उनका नेचर सेम होना चाहिए। डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन उनका नेचर सेम होना चाहिए। तो जब हम लोग सिंगल सेट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिंगल सेट की बात करते हैं, और सिंगल सेट में जब हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। अब आप पूछोगे सर ये यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये या तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। एक सेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, राइट, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है दो डिफरेंट वेरिएबल का। ये एक रिलेशन है दो डिफरेंट वेरिएबल का। तो अच्छा, ये रिलेशन क्यों बन रहा है? ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो मैथमेटिक्स है, राइट। इस मैथमेटिक्स तो हमेशा अप्लाइड होती है ना, मैथ्स का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको कभी बताया गया कि यार मेरे पास में मान लो 2 टॉफी है, ठीक है, और किसी और के पास 3 टॉफी है, दोनों को जोड़ के कितनी होगी? 5 टॉफी होगी। तो एडिशन तो क्या, एडिशन तो एक मैथमेटिक्स से आपको एक ऑपरेशन सिखाया गया, लेकिन उसका यूज किसके लिए कर रहे हो? टॉफियों को जोड़ने के लिए कर रहे हो। तो वैसे ही जो रिलेशन है वो दो वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है पॉपुलेशन हो सकता है कुछ और हो। हमने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बनाया, ठीक है। तो जब हम लोग x को डिफाइन करेंगे, मैं बोलूंगा x की इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आप बोलोगे सर कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, अप टू इन्फिनिटी, कोई रियल नंबर रख लो, -1 रख लो। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये एक सेट हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो x की जो वैल्यू है ये पॉसिबिलिटी हो गई। समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगे आगे जाके, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कोई भी एक सेट के अंदर जो हम लोग एक जब हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, जो इसके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, राइट। और n ऑफ a यानी कि कार्डिनल नंबर की अगर बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, तो 5 हो गए यहां पे। तो ये जो 5 हैं, ये डिफरेंट कंडीशन में x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अलोंग x डायरेक्शन ही है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक सेट जो होगा वो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होंगी आगे चल के, है ना। इसलिए ना हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को पता है आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन अब जो हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे थोड़े नए अंदाज में है और थोड़े डिफरेंट चीजें होंगी यहाँ पे, राइट।
अब हम लोग आगे आते हैं कि डेफिनेशन देखते हैं यार सेट क्या होता है। तो जैसे कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि मेरे पास में कुछ सेट में जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो इनके नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इनके नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब इसी फाइनाइट सेट में, अगर इसी फाइनाइट सेट में मैं एक चीज बोलूं, राइट, इसी फाइनाइट सेट का मैं एक एग्जांपल दूं। सपोज करो मैंने कोई सेट डिफाइन किया कि x इज द एलिमेंट, जैसे कैसे पढ़ते हैं इसको, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x इज द एलिमेंट ऑफ ए वेयर x इज द रियल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो कि ये सेट कैसा सेट है, इस सेट का क्या नाम होता है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, कौन सा सेट बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो सेट है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हम बोल रहे हैं कि भाई आपका जो x है, ठीक है, आपका जो x है वो आपका क्या है, ठीक है, बिल्कुल फाइनाइट तो है, लेकिन इसके अंदर में एक ही एलिमेंट होगा, इसके अंदर में एक ही एलिमेंट होगा, कितना, -4 बस। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट तो है लेकिन इसका एक नाम होता है सिंगलेटन सेट, ठीक है, सिंगलेटन सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में मेरे पास में इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी? इंफिनिटी का मतलब होता है समथिंग इज वेरी लार्ज बट इट इज डिफाइंड। कुछ बातें एकदम सेंक्शन में क्लियर कट समझ लो। इंफिनिटी का मतलब होता है इट इज वेरी लार्ज इन क्वांटिटी बट इट इज डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इंफिनिटी नहीं होगा। जैसा हम लोग 9 10 तक पढ़ लेते थे कि 1/0 को हम इंफिनिटी लिख देते थे, नहीं, ठीक है। नॉट डिफाइंड इंफिनिटी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में करेंगे। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि मेरे पास में दो सेट हैं 1 2 3, और दूसरा सेट बी है, ये भी 1 2 3 है, और इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और इंडिविजुअल एलिमेंट भी मैच करने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और इंडिविजुअल एलिमेंट भी मैच करने चाहिए। और अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करूं तो इक्विवेलेंट सेट जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, भले उनकी वैल्यूज मैच ना करें, ठीक है। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोल रहे हैं, वो सेम होने चाहिए। तो इक्वल में क्या होगा कि दोनों की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद आता है नल सेट। नल सेट का मतलब होता है, ऐसे लिख देते हैं इसको, नल सेट, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। यार जब कोई वैल्यू ही नहीं है, जरा एक चीज सोच के देखो, जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं? एक नाम दे करके डिफाइन करने की जरूरत क्या है, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो दिखाई नहीं देता, अरे वो दिखाई नहीं देता तो आदमी कैसे हुआ, राइट। एक ऐसा आदमी जो दिखाई नहीं देता, तो जब दिखाई नहीं देता तो मुझे उसकी बात ही क्यों करनी, क्यों जरूरी है नल सेट को डिफाइन करना? ठीक है, नल सेट को मुझे डिफाइन करना जरूरी क्यों है? क्यों ये नाम लेकर के आया गया? वो इसलिए लेकर के आया गया कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक सेट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 है, कोई दूसरा सेट है जिसकी वैल्यू 4 5 है, और मैं आपसे बोलूं कि यार इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ना ही इनके कार्डिनल नंबर मैच कर रहे हैं, ना ही एलिमेंट की वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे कॉमन डिफाइन क्यों करना है? कॉमन क्यों डिफाइन करना है ये आपको धीरे धीरे अभी पता चलेगा, इनके बीच में कॉमन डिफाइन क्यों करना है, राइट। अगर मान लो मैं बोलूं कि यार मेरी ना एक इक्वेशन है और x की वैल्यू इधर जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन जा रही है मेरी और ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। सपोज करो ये x इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू -4 है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि यार मेरे को बताओ कि ये कहां इंटरसेक्ट करेंगे?
कहीं नहीं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के सॉल्यूशन का सेट क्या होगा, तो जिस चीज को हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं मैथ्स में, एक्चुअली नो सॉल्यूशन के अंदर जो एलिमेंट है उनका सेट बनाओगे ना, सेट का मतलब क्या, सॉल्यूशन का कंपाइलेशन। तो वो सेट क्या होगा, नल सेट होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत सारे चीजों में हम लोग इसको यूज करेंगे, बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में भी, आप देखना जब डोमेन रेंज के हम क्वेश्चन करेंगे सबसे ज्यादा यूज होगा ये नल सेट। ठीक है, कि भाई ऐसी चीज जो डिफाइंड ही नहीं है, नहीं डिफाइंड है लेकिन फिर भी हमको उसको बताना पड़ेगा मैथ्स में कि भैया ये डिफाइंड नहीं है, इस पर्टिकुलर चीज पे इसकी वैल्यूज नल मिलेंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नल का मतलब जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना, राइट। तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे सेट पे। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट एंड पावर सेट। सबसेट क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे। ठीक है, तो सबसेट कैसे बनाते हैं कि भैया पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नल सेट। अब अगर एक एक एलिमेंट को हम अलग करें और उनका डिफरेंट सेट बनाएं, ठीक है, अब हम लोग एक एक एलिमेंट को अलग करें और उनका डिफरेंट सेट बनाएं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इन तीनों का कॉमन सेट बना लिया, राइट। सॉरी, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक सेकंड मेरे को टाइम देना। समवन इज आस्किंग कि कौन सा चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर नंबर, चैप्टर से मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, एक्चुअली हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन को हम लोग पूरा जेई एडवांस तक लेकर के जाएंगे अगले एक महीने के टाइम पे। तो बहुत बेसिक से मैंने चालू किया है सेट थ्योरी से, क्योंकि सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको रिलेशन फंक्शन में, राइट। इसके बाद हम लोग दो दो की जोड़ी बना लें कि भैया 1 2 होगा या 2 3 होगा या 1 3 होगा। ठीक है, और फिर तीनों भी हो सकते हैं 1 2 3। तो ये मेरे टोटल सबसेट आ गए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, पता है किसी को, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, किसी को पता है, जल्दी से बताते जाओ। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एक तो ये बात है, और दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ सबसेट उतने ही क्यों होंगे, राइट। नंबर ऑफ सबसेट उतने ही क्यों होंगे। ठीक है, तो सबसेट का पहली बात तो यह है कि मुझे सबसेट को डिफाइन करना चाहिए। तो मैथमेटिकली हो गया कि यार मैंने सारे एलिमेंट को ब्रेक कर दिया, मेरे सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, मेरे सेट में एक एलिमेंट है, राइट। तो सबसेट को पहली बात तो मुझे सबसेट निकालने की जरूरत क्या है, क्या चाह रहे हैं हम लोग सबसेट निकाल के, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग सबसेट निकाल के, क्यों हमें सबसेट निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला अभी कि अगर मैं एक सेट की बात कर रहा हूं तो ये सेट मेरा यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, अभी मैं बाई डायरेक्शनल पे भी जाऊंगा आज। ये सेट मेरा यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई कोई एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन के हिसाब से एक्स एक्सिस पे इतने नंबर की पॉसिबिलिटी है। जब तक हम लोग सेट को इस तरीके से सिंगल एलिमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तब तक ये एक एलिमेंट की, एक वेरिएबल की पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो अगर मैं उसको अलग अलग पार्ट में देखूं, अगर मैं डिफरेंट रिलेशन तोड़ूं, जैसे कि मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x की वैल्यू मेरी जीरो हो सकती है ना, तो जीरो भी तो एक पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर मेरे को कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल गई, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू जीरो ही होगी। तो ये एक डिफरेंट सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि ये इंडिविजुअल एक अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। तो मेरे को समझ में आ गया। अच्छा यार, अगर मान लो मेरा कोई सेट है जिसमें कि A1 से लेकर के AN तक n एलिमेंट है,
तो मेरे पास में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से कोई भी वैल्यू मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, इनमें से कोई भी वैल्यू मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितने तरीके से हम लोग किसी वैल्यू को चूज नहीं कर सकते। ठीक है, कितने तरीके होंगे, ऐसे कितने तरीके होंगे जिससे हम लोग कोई भी वैल्यू चूज ना करें। यानी कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास n है और मुझे चूज कितनी करनी है, 0, इनमें से कोई वैल्यू मुझे चूज ही नहीं करनी। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब नल सेट को चूज करने का तरीका कितना हो जाएगा, NC0, राइट। नल सेट को चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, NC0। इसके बाद अगर एक एलिमेंट चूज करना है तो तरीका कितना हो जाएगा, NC1। अगर दो एलिमेंट चूज करना है तो तरीका कितना हो जाएगा, NC2। वैसे ही अगर n एलिमेंट चूज करना है तो तरीका कितना हो जाएगा, NCn, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, अब भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट में हम सबको ऐड कर रहे हैं ना, नंबर काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर काउंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में हमको सबको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। ठीक है, अब याद करो क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। आज जैसे मैं बता रहा था कि जब ऑफलाइन क्लास में बात कर रहा था तो किसी ने मेरे को बोला कि सर बाइनोमियल तो 30% सिलेबस रिडक्शन में कट गया था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी आपसे गलतियां हुई हैं ये आपको 12th में परेशान कर सकती हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का हमने स्पेसिफिकली एक्सपेंशन पढ़ा था, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NCn x की पावर n। और बाइनोमियल के लिए लास्ट में मैंने कुछ स्पेशलाइज्ड क्लासेस भी ली थी जिसमें मैंने पूरे मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, अगर आप ऐप पे जाओगे तो वीडियोस आपको सारी मिलेंगी। अब अगर मान लो इस जगह पे मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n, और x की वैल्यू 1 रख दो। तो क्या मिल गया आपको, ये मेरे नंबर ऑफ सबसेट थे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए आपके, 2 की पावर n। इस तरीके से ये 2 की पावर n आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल के जेई मेंस में अभी जो हो रहे हैं उसमें ये सेट थ्योरी से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, सेट थ्योरी नहीं बोलना चाहिए, मतलब फंक्शन के पार्ट से, प्रॉपर सेट से नहीं है, सेट और फंक्शन को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सेट के बेसिस पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आज ऑफलाइन क्लास में बोला था कि मैं एक सेट का छोटा सा टेस्ट लूंगा एंड आई चैलेंज कि आप परेशान होगे उसमें। ठीक है, सिर्फ सेट का जो सबसे इजी चैप्टर लगता है आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने आज बोला भी था वहां पे मैं आपको भी ये बोल दूं कि आप 11th क्लास का सेट एक बार जरूर रिवाइज कर लेना क्योंकि बहुत काम की चीज है, बहुत आगे आने वाला है काम में। तो क्या हो गया देखो, 2 की पावर n, NC0 NC1 NCn तक हो गया ये। ठीक है, यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई। तो किसी भी सेट में उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। और पावर सेट क्या होगा, पावर सेट मेरा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर n होंगे। अब सबसे पहले कुछ बातें समझ लो। ठीक है, सेट आप रिवाइज करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ये ही एक चैप्टर हमें पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन। महीना 1.5 महीना इसमें टाइम लगेगा, यहां से लेकर के डिफरेंशिएबिलिटी तक, बस यही है 12th की मैथ्स। ये समझ में आ गया, समझो आपने गंगा नहा लिया। एंड आई चैलेंज यू कि ये पूरा एडवांस लेवल तक हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कि एक चीज डिटेल में घुसेंगे, ग्राफ थ्योरी में घुसेंगे, बहुत मजा आएगा आपको आगे। इफ यू आर रियली सीरियस फॉर जेई इसमें बहुत मजा आएगा। और जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा और जो मैं टेस्ट दूंगा आपको, जो मैं बोल बोल के चैलेंज करके दूंगा, ठीक है, उससे आपको सीरियसली अटेम्प्ट करना है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम सेट के ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो जैसे मान लो कि अगर आपको कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और कोई सेट बी दिया हुआ है 4 5,
है ना। तो ए यूनियन बी, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये सब तो हमें पता है, 1 2 3 4 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या मान लो इसको भी हम 3 4 5 कर लेते हैं, तो बोलो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ये आप मुझे क्या बता रहे हो, ये आप मुझे क्या बता रहे हो, तरीका बता रहे हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यार मेरा कोई सेट 1 2 3 है, कोई सेट 3 4 5 है, ये यूनियन होगा कब। मेरा सवाल ये नहीं है कि यूनियन कैसे होगा, मेरा सवाल ये यूनियन होगा कब, कब इसे यूनियन करना है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं जो आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं कि सेट यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, इसमें भी एक्स एक्सिस की वैल्यू है और इसमें भी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तभी यूनियन पॉसिबल है, अदरवाइज यूनियन पॉसिबल नहीं है। तभी यूनियन पॉसिबल है। कैसे, जैसे कि मान लो आपको मैंने इक्वेशन दिया कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। इसके बाद आपने एक नंबर लाइन ली और x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 प्लॉट किया। आपने कर्व डाला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है तो सारे पॉजिटिव वालों का यूनियन। तो हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू, कि x की वैल्यू साहब -इंफिनिटी से 2 तक होगी एंड देन x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी तक होगी। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा कि x इज -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो देखो ये वैल्यूज किसकी हैं, दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही, राइट, जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यूनियन हमेशा यूनिडायरेक्शनल सेट्स का ही होगा। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड डोमेन एंड रेंज, जिस पे मैं बहुत जल्दी शिफ्ट होऊंगा आज की क्लास से कल की क्लास में। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अगर मान लो अब हम इंटरसेक्शन करते हैं, दो सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मेरा एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है मेरा 3 4 5। अगेन आप बोलोगे कि सर इंटरसेक्शन तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, आप बोलोगे सर इंटरसेक्शन तो बहुत ही आसान चीज है। राइट, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, आप मेरे को बताओगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 3 हो गया। ठीक है, ठीक है साहब, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये यूनिडायरेक्शनल है, ध्यान रखना। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्शन अलग चीज है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, राइट। इंटरसेक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, द कॉमन कॉमन जोन बिटवीन टू सेट। ये एक पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने नंबर लाइन प्लॉट किया और मैंने बोला एक्स इज लेट अस से ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मैंने यहां पे 2 प्लॉट किया, मेरा ये 2 है। ठीक है, और x की वैल्यू इससे ग्रेटर है। और एक और मैंने कंडीशन डिफाइन किया कि x इज लेस देन 6। तो मैंने यहां 6 किया और मैंने बोला भाई x की वैल्यू इससे लेस है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन पूछूंगा तो कॉमन जोन ये है, यानी इन दोनों इनइक्वालिटी को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जो कॉमन एरिया है, एंड द कॉमन एरिया इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगेन इट विल बी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये या तो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे या y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। एक x की और एक y का आप इंटरसेक्शन या यूनियन नहीं निकाल सकते। अब आप बोलोगे सर एक्स वाई को आप इतना क्यों फोकस कर रहे हो, इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सेट का मतलब है पॉसिबिलिटी।
और उस पॉसिबिलिटी पे आगे हम लोग रिलेशंस बनाएंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिलेशन हो गया। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी। मतलब हमेशा क्या होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, ये एक रिलेशन है और इसी रिलेशन का सबसेट फंक्शन है। तो देखो, सेट का सबसेट रिलेशन है, रिलेशन का सबसेट फंक्शन है। ठीक है, ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बीच में हम ऑपरेशन सीखते जा रहे हैं। ठीक है, सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज मी। आप एक्नॉलेज करोगे तभी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका पार्ट धीरे धीरे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है मैथमेटिक्स का। रिलेशन फंक्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको घुसना पड़ेगा। फंक्शन चैप्टर पूरी तरह, रिलेशन चैप्टर जो क्लास 12th का है, पहला चैप्टर, वो पूरी तरह थ्योरेटिकल है और पूरा सेट थ्योरी पे बेस्ड है। अभी मैं धीरे धीरे हम लोग करते करते रिलेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो क्लास 12th का रिलेशन आपका एक वीक के अंदर खत्म हो जाएगा सीबीएसई लेवल पे। एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्व, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के। ठीक है ज्योति, आज जस्ट ना बिगिनिंग है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आज म्यूट पे रखा हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और आपको किस लेवल तक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को पूरी फ्रीडम रहेगी डाउट्स पूछने की, सब करने की, जैसे हम लोग पहले क्लास लेते थे, राइट? उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट आज की क्लास के लिए हमने इसे पर्पसली इसको रखा हुआ है। ठीक है, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन द कंप्लीट पार्ट ऑफ इट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, डाउट सेशन अलग से भी होंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इस बार बहुत कुछ यूनिक होगा। जो आपका यूनिक का मतलब क्या है, प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन आपके बहुत यूनिक होने हैं इस बार होने वाले हैं, और वो नेक्स्ट वीक से हम लोग चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्लास एक आध मिस हो जाए चलेगा, प्रैक्टिस सेशन आपके मिस नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिस सेशन अलग से होंगे और जो टेस्ट होंगे वो भी बहुत यूनिकली डिजाइन होंगे आपके लिए। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, देखो डिसजॉइंट सेट बाय डेफिनेशन पता है, डिसजॉइंट सेट की जरूरत हमको बहुत ज्यादा पड़ेगी जब हम लोग रिलेशन को इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। अभी रिलेशन जो आपका पहला चैप्टर है, तो वहां पे हम लोग ये वर्ड डिसजॉइंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल सही है। अगर वेन डायग्राम बनाऊं मैं, तो मेरा ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, नल सेट होगा। तो ऐसे दो सेट जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल एक ही चीज की पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो सेट्स का हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि यार अगर मान लो कोई सेट मेरा ए है, ठीक है, जैसे कि यहां जो एग्जांपल दिया उसी को ले लेते हैं, 1 3 5 6 7। ठीक है, एंड दूसरा सेट मेरा जो है वो बी है, दैट इज 2 3 4 5। अच्छा चलो, डिफरेंस के पहले ना मैं आपसे एक जनरल छोटा सा सवाल पूछता हूं। आई होप कि आप सब पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, थोड़ा मजा सा आएगा, है ना? अब जब काम कर रहे हैं तो काम थोड़ा अच्छा करते चलो, क्योंकि आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगता है। ठीक है तो थोड़ा सा तो इसमें बात करनी पड़ेगी ना कि भाई ये चैप्टर एक्चुअली इतना इजी है या नहीं। अगर मान लो मैंने एक सेट लिखा है, ये क्वेश्चन अलग से, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो। ठीक है, कि x वेयर x इज 4 to the power n-3 n-1 एंड n इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड b मैंने बोला कि y वेयर y इज 9 times n-1 और n इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि a b का सबसेट है या b a का सबसेट है। जस्ट टेक 30 सेकेंड 1 मिनट टाइम एंड टेल मी, a b का सबसेट है या b a का सबसेट है, या ये एक दूसरे के सबसेट है ही नहीं, ये भी हो सकता है। कोशिश करो सॉल्व करने की। कृष्णा का कहना है कि सर ये तो सबसेट है ही नहीं आपस में। ठीक है, क्योंकि आपने वैल्यू पुट करके देख ली, एन जब नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है, तो 1 2 3 4 पुट करो, है ना? यही किया ना?
नव्या का कहना है कि इक्वल सेट है ये, ओके, ये सबसेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कृष्णा का कहना है कि सर ये सबसेट नहीं है, और नव्या का कहना है कि सर ये इक्वल सेट्स हैं, इनका आपस में सारे एलिमेंट मैच करेंगे एक दूसरे के, राइट। इक्वल सेट का मतलब है कि कार्डिनल नंबर भी मैच करना चाहिए, सारे एलिमेंट भी मैच करने चाहिए, ओके। चलो देखते हैं क्या है, राइट। अच्छा, और भी कुछ आंसर्स आ रहे हैं, लेट मी चेक द आंसर्स फर्स्ट। कृष्णा इक्वल है, अच्छा, ओके। देखो, अगर हम लोग ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए को हम लोग खाली इस नंबर को अलग से देखते हैं, क्या है ये, 4 की पावर n - 3n - 1, ठीक है। तो इस 4 की पावर n को मैं लिख दूं 1 + 3 की पावर n - 3n - 1, और इसको अगर मैं बाइनोमियल से एक्सपेंशन करूं तो क्या हो जाएगा, ये nc0 प्लस nc1 × 3 प्लस nc2 × 3² अप टू nCn × 3 की पावर n - 3n - 1। तो nc1 × 3n क्या हो जाए, अच्छा, nc0 क्या होगा, 1 + 3n प्लस nc2 × 3² अप टू nCn × 3 की पावर n -3n - 1। तो ये -3n - 1 कैंसिल हो गया। तो ए जो मेरा सेट सॉरी, ए जो मेरा सेट डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, nc2 × 3² से लेकर के nCn × 3 की पावर n तक, ठीक है। और जो मेरा बी जो सेट डिफाइन हो रहा है, ये क्या है आपका, 9 टाइम्स n - 1 तक, राइट, 9 टाइम्स n - 1 तक, ठीक है। अब दिखा गया कुछ, यहां तक मैंने सॉल्व किया, जरा बताओ इसके बाद कुछ दिख रहा है क्या, अभी भी लग रहा है आप लोगों को आपके आंसर सही है, जरा चेक करो। कुछ समझ में आ रहा है, इस स्टेप के बाद आपको आंसर दिख जाना चाहिए। इक्वल नहीं हुए, 9 तो कॉमन, कॉमन नहीं बेटा, आपको सेट सेट समझो, सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, अलजेब्रा मत सॉल्व करो। मुझे इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी भाई, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 9 के मल्टीपल्स होंगे ना, 9 कॉमन निकालोगे तो nc2 प्लस nc3 × 9 अप टू ncn × 9 की है, सॉरी, 3 की पावर n - 2। तो ये 9 के मल्टीपल होंगे, इसमें जीरो नहीं आएगा, और इस वाले बी में एक एलिमेंट जीरो भी आएगा। तो ए जो है वो सबसेट है बी का, इक्वल तो ये बिल्कुल नहीं है, राइट। एक एलिमेंट आपको यहां पे परेशान करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, नोट करते जाना आप लोग, लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस। हम a - b की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी मैं आपको यहां पे बहुत सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम लोग a - b करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने a का कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जिसका एग्जांपल दिया वही ले लेते हैं, 1 3 5 6 7, और आपको b दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। तो a - b में हम क्या बोलते हैं, सब वो एलिमेंट जो a में तो हो b में ना हो, वो एलिमेंट जो a में तो हो b में ना हो। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हो गए, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, देखो 1 है, ठीक है, 6 है, 3 5 यहां पे कॉमन है, और 7 है। और अगर मैं b - a करूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि b - a में भाई b में तो हो a में ना हो, तो देखो 2 और 4 दो एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को। तो a - b जो है वो b - a के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट या डिफरेंस ऑफ टू सेट आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है।
difference of two sets are not commutative in nature, right? अब अगर मान लो इसको हम वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरा ए है, ये बी है, इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो ये जो एरिया जो शेड किया ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आएगा, और ये ए है ये बी है। अगर मैं इसे ए और इसे बी ले रहा हूं तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगेन देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं या हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये सारे जब तक हम सिंगल एलिमेंट लिख रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल होंगे। यानी अगर x की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें x की बात करेंगे, और y की बात कर रहे हैं तो सारे ही y की बात करेंगे, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर सो फार? पक्का है ना? तो मुझे यहां पे क्या समझ में आ गया कि मुझे ऑपरेशन समझ में आ गए सेट के ऊपर, कि या तो मैं यूनियन कर सकता हूं, या इंटरसेक्शन कर सकता हूं, या डिफरेंस देख सकता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा, अच्छा इसके अलावा जो कुछ कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ठीक है, कि भाई यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देंगे, है ना। गिवन सेट को हम यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस कर देंगे तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है। अब हम रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस को समझने के सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को ए पता है विच इज 1 2 3, बी पता है अब 3 5, ठीक है। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 3 1 5, 2 3 2 5 एंड 3 3 3 5, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, इसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला। तो व्हाट डू वी मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये तो प्रोडक्ट करना तो आपको आता है, बोलो सर ये तो सीख चुके हैं, तब 11th में ये क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है। हम तो सीख चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आप ये क्यों सिखा रहे हो हमें, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब जो है, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, तो ए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा एंड बी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा, ठीक है। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मैंने एक रिलेशन ले लिया, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसे कितने सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन चलो हम कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 मिली, x की वैल्यू को 1 पुट किया y की वैल्यू 5 मिली, x की वैल्यू को 2 पुट किया y की वैल्यू 6 मिली, और भी मिल सकती है। तो ये जो आपका 0 4 1 5 2 6, ये क्या दिखा रहा है आपको? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। हमने रिलेशन भी डिफाइन किया, ठीक है। एक्चुअली ये रिवर्स ऑर्डर पे जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर के बाद रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर कोई एक सेट दिया है ए और एक सेट बी दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। और इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया था कि बेटा 1 2 3 ले लेते हैं, और दूसरे को हम लोग सपोज करो 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की 4 हो सकती है, ठीक है, और 5 भी हो सकती है, ठीक है। यानी मेरे को ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर x की वैल्यू आपकी 2 है तब भी ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 है, सॉरी 1 2 3 4 5, तब भी ये 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब आपको ये जो 6 पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशंस निकालेंगे, अभी मैं नंबर ऑफ रिलेशंस पे आऊंगा, इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशंस निकालेंगे वो इन 6 पॉइंट के बीच के एरिया में डिफाइन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। तो यहां पे देखो, अब हम लोगों ने रिलेशन जब हम निकाल रहे हैं, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स और वाई का आपस में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ये पहली वैल्यू लिखी हुई है,
ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेगी, ठीक है। सॉरी, ये जो पहली वैल्यू लिखी हुई है ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेगी और दूसरी वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेगी, राइट। अगर मान लो इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो सारा सिनेरियो पलट गया। अब सारा सिनेरियो पलट गया। कैसे पलट गया, ठीक है, कैसे पलट गया कि भाई मेरा y इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट हो गया। अब मैं अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं, x माइनस 4 मिलता है मेरे को, y की वैल्यू को मैं 1 रखता हूं, x माइनस 3 मिलता है। तो ये मेरा सारा सिनेरियो पलट गया, मैंने फंक्शन चेंज कर दिया। याद करो बहुत पहले, या शायद ऑफलाइन में जो लोग आए थे उनको याद होगा, अभी रिसेंटली मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर मैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखता हूं तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने मुझे प्रोसीजर बता दोगे, सर x को इधर ट्रांसफर कर लो, 2 को इधर ट्रांसफर कर लो। मैं प्रोसीजर पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये एक अलग रिलेशन है, ये एक अलग रिलेशन है, और ये दोनों रिलेशन जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी में भी हो सकता है ना अब तो इन दोनों के रिलेशन के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन है वो कहां से मिलेंगे मुझे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज आपको रिलेशन में बहुत परेशान करने वाली है, राइट। रिलेशन में मैं एक एक करके डिटेल में, और इसमें डिटेल में हम लोग घुसेंगे। अभी खाली ये समझो कि जो मैंने पॉइंट बताया वो आपको क्लियर हुआ क्या अभी तक का। रिलेशन में हम इसके और डिटेल में घुसेंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, कैसे होता है, तो आप 11th में सीख के आए हो। अब हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और बहुत क्वेश्चन इससे बनेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेई के खाली सेट थ्योरी और रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपका दिमाग घुमाएंगे। सो इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार। अब किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। मान लो मेरे पास में कोई मैं निकाल रहा हूं, मेरा कोई सेट ए है, ठीक है, जिसमें एन ऑफ ए यानी कि इसका कार्डिनल नंबर एन है, और मेरा कोई सेट बी है जिसमें एम तक है यानी कि एन ऑफ बी कार्डिनल नंबर एम है। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एम क्रॉस एन हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि जब मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा, 1 1 ऑन 2 ये सब, तो उसमें ये चीज हमें काम आएगी, ए क्रॉस बी वाली, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट यहां तक का? जस्ट रेज योर हैंड इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।